हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखते हैं पुर्तगाली, पहले आते हैं पुर्तगाली। यूरोप वासियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। यूरोप वासियों में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली लोग भारत आए थे। वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कहाँ आया था? जो है पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उस समय वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन था। आगे यहाँ देख लेते हैं। कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया, जबकि कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम। पहले पुर्तगाली आए, सबसे पहले, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। देख लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन ये खूब पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि जो है ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने दी थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने दी थी। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में खोली। पुर्तगालियों के बाद डच लोग भारत आए। कौन आया? डच आए। पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। किसने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की? देखिए, पा से पुर्तगाली, पा से प्रिंटिंग प्रेस। तो पुर्तगालियों ने भारत में क्या शुरुआत किया? सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस। अब आइए देखते हैं डच। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में खोली गई। डचों ने पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। कहाँ पर? पुलिकट पे फैक्ट्री खोली और अपना मुख्यालय वहाँ बनाया। आगे देख लेते हैं। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1627 ईस्वी में पिपली में की। हुगली के निकट चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना 1653 ईस्वी में की गई थी। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स जो है पहले ये जो है बॉक्स देख लेते हैं। मध्यकाल में यूरोपीय व्यापारी
व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। फिर से देख लेते हैं। मध्यकाल में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है, ये आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। आगे देखते हैं। फिर आए अंग्रेज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। अब यहाँ पूछा जाता है कि जो है हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस था, वो कब जहांगीर के दरबार में आया था? 1608 में आया था। पूछा जाएगा किसके दरबार में आया था, तो बताना है जहांगीर के दरबार में आया था। और ये किसका राजदूत था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे देखते हैं। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। किसने दी थी? जहांगीर जी ने दी थी। मुगल सम्राट जो जहांगीर थे, उन्होंने दे दिया अंग्रेजों को अनुमति। कहाँ? सूरत में कारखाना खोलने के लिए। कब? 1613 ईस्वी में। आगे देखते हैं। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। अब सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? वो भी जहांगीर के ही शासनकाल में आया था। कब आया था? 1615 में आया था। हॉकिंस, अब यहीं से रिलेट करके चलेंगे। हॉकिंस जो है 1608 में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। उसी तरह सर टॉमस रो भी आया, लेकिन वो कब आया? 1615 ईस्वी में आया। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। आगे देखते हैं। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 यानी 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। मद्रास में अंग्रेजों ने एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा के साथ हुआ। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किए। जैसे चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक लूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी। कालीकाता, गोविंदपुर और सुतानाती गांव को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता, अब कलकत्ता की नींव जाब चारनाक ने डाली। किसने डाली? जाब चारनाक ने डाली। काहे की? कलकत्ता की नींव, आधुनिक कलकत्ता की। कालांतर में कलकत्ता को फोर्ट विलियम की नींव पड़ी, यानी कालांतर में कलकत्ता को फोर्ट विलियम कहते थे। अब फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। कौन था? चार्ल्स आयर था। आगे देख लेते हैं। फ्रांस। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। फ्रांसिस
मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पौंडचेरी की स्थापना की। कंपनी और स्थापना देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार मात्र था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार मात्र था। यूरोप में ए ला शापेल की संधि। यूरोप में ए ला शापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध 1749 ईस्वी से 1749 से 54 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, उसकी हार हुई कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में। डुप्ले की जगह गोहेडू को भारत का फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया, जिसने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि की 1755 ईस्वी में। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 ईस्वी में हुई थी। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी और निर्णायक युद्ध वांडीवास में हुआ। वांडीवास की युद्ध 1760 ईस्वी में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया। अब आते हैं, अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों के क्षेत्र पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अब देखते हैं कर्नाटक। तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि 1763 ईस्वी के साथ समाप्त हो गई। यानी कर्नाटक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, और उसमें पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में हुई थी। इसी संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, पेरिस की जब संधि हुई तो उसमें ये बात हुई कि चंद्रनगर को छोड़कर पांडिचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिया, परंतु उनकी किलाबंदी नहीं हो सकती थी। अब आगे देखते हैं कर्नाटक युद्ध। कौन कौन से कर्नाटक युद्ध हुए थे और उनके क्या क्या परिणाम हुए, देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध वर्ष और संधि। पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ तो 1746 ईस्वी से 1748 1746 से 1748 ए ला शापेल की संधि हुई थी 1748 में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ तो 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ। इसके मध्य 1749 ईस्वी से 1754 तक हुआ, और इसमें काहे की संधि हुई? पांडिचेरी की संधि हुई 1754 ईस्वी में। फिर है कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ 1758 से 1763 के मध्य, इसके बीच में हुआ था, और संधि कौन सी हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। आइए देख लेते हैं, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में क्वेश्चन है एक, अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के काल में अपना स्थायी कारखाना स्थापित किया? ये बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों।